नमस्कार, जय हिंद। वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम लखन सैनी। गाइज, रीट स्पेशल क्लासेज में ये हमारी 5वीं क्लास है। इससे पिछली वाली क्लासों में हमने भारत के भौगोलिक परिचय और भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया था और उनमें भी हमने मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया था। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो गाइज, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में भी बताया था कि भारत को मुख्य रूप से 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है उत्तरी भारत का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। दूसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, गंगा एवं यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों द्वारा निर्मित उत्तरी भारत का विशाल मैदान। और तीसरा महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा एवं अंतिम भौतिक प्रदेश है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इस प्रकार से भारत को मुख्य रूप से 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें उत्तरी भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, और न केवल प्रायद्वीपीय पठार बल्कि सभी प्रकार के पठारों की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके पीछे देखिए मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, जिसमें पहला है ज्वालामुखी क्रिया, इसके अलावा दूसरा कारण है धरातल का ऊपर उठना एवं नीचे धंसना। तीसरा कारण है अपक्षय एवं अपर्दन। इस प्रकार से पठारों की उत्पत्ति के पीछे 3 प्रकार के कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पहला है ज्वालामुखी क्रिया, दूसरा है धरातल का ऊपर उठना एवं नीचे धंसना, तीसरा कारण है अपक्षय एवं अपर्दन। और बात करें यदि प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति की, तो प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति में इन सभी क्रियाओं का, इन सभी कारकों का योगदान है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति में ज्वालामुखी क्रिया का भी योगदान है और साथ ही साथ धरातल के अपभ्रंशन का भी योगदान है और साथ ही साथ अपक्षय एवं अपर्दन का भी योगदान है। बात करें यदि प्रायद्वीपीय पठार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की, तो देखिए हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसकी सीमाओं की बात करें, इसके विस्तार की बात करें, इसकी जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है वो बनाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जबकि इसकी जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वो बनाती है राजमहल की पहाड़ियाँ और श्रीलंका पठार। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जबकि उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है श्रीलंका पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। जबकि इसकी जो दक्षिणी सीमा है, हमारे प्रायद्वीपीय पठार की जो दक्षिणी सीमा है वो बनाती है कन्याकुमारी। इसके अलावा देखिए हमारे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम भूखंड है। इसके निर्माण में आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट जैसी कठोरतम चट्टानों का योगदान है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जैसी कठोरतम चट्टानों का योगदान है।
बात करें यदि प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की, तो देखिए इसके उत्तरी भाग का ढाल, हमारे प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल जो है वो उत्तर की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, जबकि इसके दक्षिणी भाग का जो ढाल है, इसके दक्षिणी भाग का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी भाग का ढाल जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और यहाँ पर कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती है, जबकि इसके उत्तरी भाग में चंबल, सोन जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है। अब जान लेते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन के बारे में। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। देखिए नर्मदा नदी की जो घाटी है, नर्मदा नदी की जो घाटी है वो इसको दो भागों में डिवाइड करती है। हमारे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। नर्मदा नदी की घाटी के जो उत्तर का भाग है, नर्मदा नदी की घाटी के जो उत्तर का भाग है उसे हम मध्यवर्ती उच्चभूमियों के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिण के भाग को दक्कन के पठार के नाम से जानते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी जो है वो हमारे प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। नर्मदा नदी के उत्तर का जो भाग है उसे मध्यवर्ती उच्चभूमियों के नाम से जानते हैं, जबकि दक्षिण के भाग को दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए मध्यवर्ती उच्चभूमियों को भी कई प्रकार के पठारों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मध्यवर्ती उच्चभूमियों की बात करें तो मध्यवर्ती उच्चभूमियों को मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके अलावा मालवा का पठार, इसके अलावा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, साथ ही साथ विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार, और मेघालय का पठार। इस प्रकार से मध्यवर्ती उच्चभूमियों को यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग को भी अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार में विभाजित किया जाता है। देखिए ये जो क्षेत्र है ये अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जबकि विंध्याचल श्रेणी और अरावली पर्वत श्रृंखला के जो मध्य का भाग है उसे हम मालवा के पठार के नाम से जानते हैं। विंध्याचल श्रेणी और अरावली पर्वत श्रृंखला के जो मध्य का भाग है उसे मालवा के पठार के नाम से जानते हैं, जबकि मालवा के पठार के जो पूर्व का भाग है उसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड के पूर्व का जो भाग है, बुंदेलखंड के जो पूर्व का भाग है उसे बघेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड के पूर्व का भाग बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार बघेलखंड के जो पूर्व का भाग है, बघेलखंड के पूर्व का भाग है वो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है, वो छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हमारे मध्यवर्ती उच्चभूमियों का ही एक और भाग है जिसे हम मेघालय के पठार के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती उच्चभूमियां हैं यानी कि उत्तरी भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा का पठार, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय के पठार में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारे राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ फैली हुई है और इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 800 किलोमीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। देखिए बात करें यदि इसकी महत्वपूर्ण चोटियों की, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण चोटी है
गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरी महत्वपूर्ण चोटी है शेर, इसकी है 1597 मीटर। नेक्स्ट है देलवाड़ा, देलवाड़ा चोटी, और इसकी ऊंचाई है 1443 मीटर। अगली है जरगा चोटी और इसकी ऊंचाई है 1432 मीटर। नेक्स्ट है अचलगढ़। इस प्रकार से गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा और अचलगढ़ अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची 5 चोटियां हैं। इनमें से देखिए 4 जो चोटियां हैं, जरगा के अलावा जो बाकी की 4 चोटियां हैं वो सभी चोटियां सिरोही जिले के अंतर्गत आती है। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा और अचलगढ़ ये चारों चोटियां सिरोही जिले में हैं, जबकि जो जरगा चोटी है वो स्थित है उदयपुर में। इसके अलावा देखिए जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है वो हमारे राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है। अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पश्चिम का जल है वो अरब सागर के अंतर्गत आता है, जबकि पूर्व का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। बात करें यहाँ से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियों की, तो उनमें है लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की तरफ बहती है, जबकि यहाँ से निकलने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी है बनास नदी। और बनास नदी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। और ये जो नदियाँ हैं हमारे राजस्थान में कुछ मैदानों का निर्माण भी करती है। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। देखिए मालवा का पठार जो है वो हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य का भाग है। अरावली एवं विंध्याचल के मध्य का जो भाग है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य का जो भाग है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। देखिए इस पठार का निर्माण मुख्य रूप से हुआ था लावा के कारण। ये जो पठार है वो लावा निर्मित पठार है, इस कारण से यहाँ की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है। आपको पता है काली मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होती है। इसके अलावा देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ भी प्रवाहित होती है। मालवा के पठार में कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे कि चंबल, बेतवा, पार्वती, काली सिंध और नीवज। चंबल, बेतवा, पार्वती और काली सिंध, इसके अलावा नीवज जैसी महत्वपूर्ण नदियां यहाँ पर प्रवाहित होती है। और इन नदियों ने यहाँ पर खड्डों का निर्माण कर दिया है। इन नदियों ने यहाँ पर बीहड़ खड्डों का निर्माण कर दिया है। इन नदियों ने यहाँ पर बीहड़ों का निर्माण कर दिया है। बीहड़ खड्डों के कारण से यहाँ की जो आकृति है वो उबड़ खाबड़ हो गई है। और देखिए ये जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गलीय अपर्दन से प्रभावित है। सर्वाधिक गलीय अपर्दन, गलीय अपर्दन को हम अवनालिका अपर्दन के नाम से भी जानते हैं। अवनालिका अपर्दन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से चंबल, बेतवा, पार्वती, काली सिंध जैसी नदियों ने यहाँ पर अवनालिका अपर्दन किया है। इस कारण से यहाँ पर बीहड़ खड्डों का निर्माण हो गया है। इसके अलावा देखिए मालवा के पठार की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, यहाँ पर उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। मालवा के पठार में उर्मिल मैदान, उर्मिल मैदान एक प्रकार के रोलिंग मैदान होते हैं। उर्मिल मैदान एक प्रकार के लहरदार मैदान होते हैं। लहरदार मैदान, और लहरदार मैदान को हम उर्मिल मैदान के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए मालवा के पठार के अलावा मध्यवर्ती उच्च भूमियों का ही भाग है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का जो पठार है वो मध्यवर्ती उच्च भूमियों का ही भाग है। सबसे पहले हम जान लेते हैं बुंदेलखंड एवं बघेलखंड के पठार की जो स्थिति है उसके बारे में। तो देखिए बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का जो पठार है वो मालवा के पठार के पूर्व में है। इधर तो है मालवा का पठार
और मालवा के पठार के पश्चिम में है अरावली पर्वत श्रृंखला, मालवा के पठार के दक्षिण में है विंध्याचल श्रेणी, और मालवा के पठार के पूर्व में है बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का पठार। देखिए बुंदेलखंड के पठार की जो उत्तरी सीमा है वो बनाता है यमुना नदी का मैदान। यमुना नदी का जो मैदान है वो बुंदेलखंड पठार की उत्तरी सीमा बनाता है, जबकि इसकी दक्षिणी सीमा जो है वो बनाती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है वो बुंदेलखंड पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती है, जिसमें चंबल एवं यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं। और देखिए चंबल एवं यमुना की जो ये सहायक नदियां हैं, इन्होंने बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपर्दन किया है। इस कारण से बुंदेलखंड पठार का जो अधिकांश भाग है वो अनुपजाऊ हो गया है। देखिए चंबल एवं यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो यहाँ पर बहती है, यानी कि बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र के अंतर्गत बहती है, और इन नदियों ने यहाँ पर अपर्दन किया है। जिस कारण से इस क्षेत्र का अधिकांश भाग, यानी कि बुंदेलखंड पठार के क्षेत्र का जो अधिकांश भाग है वो अनुपजाऊ हो गया है। बुंदेलखंड पठार का जो अधिकांश भाग है वो अनुपजाऊ हो गया है। बात करें बुंदेलखंड पठार की संरचना की, तो बुंदेलखंड पठार की जो संरचना है, बुंदेलखंड पठार की जो संरचना है उसमें बुंदेलखंड नीस का योगदान है। उसमें बुंदेलखंड नीस चट्टान का योगदान है। और देखिए बुंदेलखंड पठार का जो पूर्वी भाग है वो कहलाता है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड पठार के पूर्व का जो भाग है वो बघेलखंड पठार कहलाता है, और इन दोनों पठारों के दक्षिण में स्थित है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये जो श्रेणी है वो लगभग 1050 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पूर्व का जो भाग है उसे कैमूर हिल्स एवं भांडेर हिल्स के नाम से जानते हैं। कैमूर हिल्स एवं भांडेर हिल्स के नाम से जाना जाता है। बात करें विंध्याचल श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर की, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना शिखर, सद्भावना चोटी जो है वो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट अब हम जान लेते हैं छोटे नागपुर के पठार के बारे में। देखिए छोटे नागपुर का पठार जो है वो हमारे संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यही वो भाग है जहां से हमारे देश के महत्वपूर्ण खनिजों का, लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का खनन किया जाता है। इसी कारण से छोटे नागपुर के पठार को भारत का अजायब घर भी कहा जाता है। छोटे नागपुर के पठार को हम भारत का अजायब घर भी कहते हैं। बात करें यदि इसकी स्थिति की, तो इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है, छोटे नागपुर के पठार की पश्चिमी जो सीमा है वो बनाता है बघेलखंड का पठार। जबकि इसकी जो उत्तरी पूर्वी सीमा है वो बनाती है राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसकी उत्तरी पूर्वी सीमा बनाती है। इसी प्रकार बात करें यदि इसकी दक्षिणी सीमा की, तो इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है महानदी की घाटी। महानदी की जो घाटी है वो इस छोटे नागपुर के पठार की दक्षिणी सीमा बनाती है। देखिए दामोदर नदी जो है वो इस पठार को दो भागों में डिवाइड करती है। दामोदर नदी इस पठार के मध्य से प्रवाहित होती है और इसको उत्तर और दक्षिण दो भागों में डिवाइड करती है। उत्तर का जो भाग है, दामोदर नदी के उत्तर का जो भाग है वो कोडरमा पठार, इसके अलावा हजारीबाग का पठार। दामोदर नदी के उत्तर का जो पठार है उसे कोडरमा एवं हजारीबाग के पठार के नाम से जानते हैं, जबकि दामोदर नदी के दक्षिण का जो भाग है उसे रांची के पठार के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी के दक्षिण के भाग को हम रांची के पठार के नाम से जानते हैं। रांची का पठार जो है वो एक समतल मैदान है। रांची का पठार जो है वो एक
समतल मैदान है। कुछ एक पहाड़ियों के अलावा रांची का पठार जो है वो एक समतल प्राय मैदान है। इस प्रकार छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक महत्वपूर्ण पठार है। इसके अलावा देखिए, इस पठार के उत्तर में कुछ महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जिसमें सोन एवं स्वर्णरेखा जो नदियां हैं वो इस पठार के उत्तर में प्रवाहित होती है। सोन एवं स्वर्णरेखा जो नदियां हैं वो इस पठार के उत्तर में प्रवाहित होती है, जबकि दामोदर नदी जो है इस पठार के मध्य से प्रवाहित होती है और महानदी इस पठार के दक्षिण में प्रवाहित होती है। और अंत में अब हम जान लेते हैं मेघालय के पठार के बारे में। देखिए, मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। वैसे मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही अंग माना जाता है, लेकिन राजमहल की पहाड़ियों एवं मेघालय के पठार के मध्य गैप आ जाने के कारण, भ्रंश हो जाने के कारण से ये जो मेघालय का पठार है ये शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। और इसके मध्य का जो भाग है, यानी कि राजमहल एवं मेघालय के पठार के मध्य का जो भाग है उसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं। मालदा गैप, इस क्षेत्र में भ्रंशन हो जाने के कारण ये जो क्षेत्र है वो नीचे धंस गया और इस प्रकार से मेघालय का पठार शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। देखिए, मेघालय के पठार में कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जैसे कि गारो श्रेणी, खासी, जयंतिया एवं मिकिर। देखिए, गारो, खासी, जयंती और मिकिर जो श्रेणियां हैं वो मेघालय के पठार का हिस्सा है। और यहाँ की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है शिलांग चोटी। शिलांग शिखर जो है वो यहाँ का सबसे ऊंचा शिखर है। शिलांग शिखर मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई है 1965 मीटर। तो गाइज, ये तो था आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे दक्कन के पठार के बारे में। गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।